नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय स्टॉक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 28 इसका फ्रेंड्स पार्ट 2 करेंगे। और अगर हम एजेंडा की बात करें कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे DFI के बारे में, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, और उसी से रिलेटेड एक बैंक है NABFID, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। DFI, व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। DFI क्या होता है? अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज एन एजेंसी दैट फाइनेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बट मे आर मे नॉट कन्फर्म टू द कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड। क्या मतलब है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं फ्रेंड्स, वो एक ऐसी एजेंसी होती है जो फाइनेंस देती है, लोन देती है। किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए लोन देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। आपको घर बनवाने के लिए नहीं देंगे। और जो लोन दिया जाता है वो मे और मे नॉट कन्फर्म करे कि जो है कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड, यानी कि कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा रिटर्न चाहिए। ठीक है, उतना रिटर्न नहीं मिलता इसमें, इन लोन्स में उतना रिटर्न नहीं मिलता है, तो ज़रूरी नहीं कि उतना रिटर्न मिले, ये बात है इसमें कही गई। ठीक है। DFI होता क्या है, मतलब हमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या हो, ये समझ लो तो चीज़ें आसान हैं। देखो, कमर्शियल बैंक चाहते हैं कि हम लोन दें और बदले में ढेर सारा जो है इंटरेस्ट कमाएं, या फिर इंटरेस्ट कमाया जाए कुल मिला करके। ठीक है, इस वजह से कमर्शियल बैंक मान लो कि हमारी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करना चाहता है बैंक। क्यों? क्योंकि भाई एक तो 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का लोन देना पड़ेगा, और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हार्डली जो है 0.1% या 0.2% देगी गवर्नमेंट, इससे ज़्यादा देना नहीं चाहेगी गवर्नमेंट भी। तो इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमर्शियल बैंक बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक लोन नहीं देंगे, PNB SBI और ये सारे बैंक लोन नहीं देंगे, तो देगा कौन? सवाल ही आता है। तो कौन देगा? उसी का जवाब है DFI, यानी गवर्नमेंट ने स्पेशली DFI इस्टेब्लिश करे, जिनका काम ही है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मतलब डेवलपमेंट के कामों के लिए लोन देना ही काम है उनका। ओके, उनकी एक्सपेक्टेशन ही है कि हमें रिटर्न इतना चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा का चाहिए ही नहीं उनको। बात समझ गए? तो इसीलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाया गया है। DFI प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी लॉन्ग टर्म लोन देते हैं फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स spread over a long period and yielding low rate of return such as urban infrastructure, mining and heavy industry and irrigation system। तो यहाँ पर क्या होता है? DFI प्रोवाइड करते हैं लोन कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी जगह पर लोन देते हैं जहाँ पर पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है, 30 साल 50 साल, हो सकता है हमारी ज़िंदगी निकल जाए, इतने साल के लिए होता है। जो रिटर्न आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ ब्याज मिलता है, वो बहुत कम होता है। और किन कामों के लिए? अर्बन, शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, माइनिंग यानी कि जहाँ पर कोयला वगैरह इन सब की खुदाई वगैरह होती है, हैवी इंडस्ट्री हो गई आपकी, पूरा इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई तंत्र वगैरह, इन सब के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद में DFIs ऑफन लैंड एट लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट। तो DFI क्या करते हैं? सस्ते में लोन देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रखते हैं। उद्देश्य होता है कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट इनका होता है, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जिससे समाज का भी भला हो। जैसे डैम बन गए, है ना, पुल बन गया, मेट्रो आ गई, लाइक दैट, इस तरीके के कामों के लिए। DFIs को एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इनको डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है, डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे देश में DFI कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली DFI जो थी फ्रेंड्स, वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में। बाकी सब में मैंने ईयर नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि सबसे पहले DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो लाया गया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनका काम ही था इंडस्ट्रियल फाइनेंस देना। ओके, तो DFIs इन इंडिया की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट बैंकिंग बिगैन विद द सेटिंग ऑफ डेवलपमेंट जो बैंकिंग थी वो IFCI से शुरू हुई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में इस्टेब्लिश किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI बना। फिर उसके बाद में IIBI यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर नाबार्ड बनता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जिम बैंक आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और SIDBI बनता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन सब का काम क्या है? डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए
लोन देना इनका काम है। ये इनमें से किसी भी बैंक में जा कर के हम नॉर्मली लोन नहीं लेते हैं, है ना, नॉर्मली लोन नहीं लेते हैं। सिडबी के पास कौन जाता है, मतलब आम इंसान नहीं जाता है, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट वाले ही लोन देते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक डीएफआई भी हैं। कुछ डीएफआई ऐसी हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो किसी विशेष सेक्टर को मतलब परटेन करती हैं। जैसे आरईसी है, क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, ये पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है, ग्रामीण क्षेत्र का इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, विद्युतीकरण करते हैं। नाबार्ड आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। उसके बाद में आईआरएफसी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बना हुआ है, जिसका काम है रेलवे के लिए लोन देना। सोचो अब आप ना, शायद पहले सुना भी ना हो, तो इन आईआरएफसी का काम ही है कि रेलवे का जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए लोन पास करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द अर्लियर जनरेशन ऑफ DFI ran into the problem of financing because retail deposit access was concerned by banks and available for long term financing without government guarantee was limited। तो पहले की जो DFI थी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स, उनको प्रॉब्लम थी। किस बात की प्रॉब्लम थी, पैसे की दिक्कत होती थी, फाइनेंस की प्रॉब्लम, उनके पास पैसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि रिटेल डिपॉजिट यानी आम जनता जो पैसा जमा करती थी वो बैंकों में ले जा करके जमा करती थी, ठीक है, इनके पास पैसे नहीं आते थे। और साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होते थे उसमें भी गवर्नमेंट की गारंटी भी नहीं अवेलेबल रहा करती थी। गवर्नमेंट की गारंटी ना अवेलेबल होने की वजह से बैंकों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद में आपका नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसी मतलब डेवलपमेंट को ही बढ़ाने के लिए NAVFID को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब आते हैं फिर से एक बार फटाफट क्विक रिव्यू करेंगे अपन। पहला तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक एजेंसी होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लोन देती है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उसमें कमर्शियल जो रिटर्न के टर्म होते हैं उनको हम फुलफिल करें, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिले, ठीक है। DFI जो है लॉन्ग टर्म के क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए लंबे समय के लिए लोन होता है। और रेट ऑफ रिटर्न जो होता है बहुत ही कम होता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, जैसे माइनिंग, हैवी इंडस्ट्री, इरिगेशन वगैरह के लिए ये लोन देते हैं। DFI जो होते हैं बहुत ही लो रेट पर और स्टेबल रेट पर जो है लोन देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोशल बेनिफिट के पर्पज से ऐसा किया जाता है। DFI जो है इन्हें डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में अगर DFI की बात करें तो सबसे पहली DFI जो थी, अगर मान लो एग्जाम में पूछ ले तो ये थी। सबसे पहले DFI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थी। इसके अलावा IDBI, IBI, नाबार्ड, एग्जिम बैंक और सिडबी, ये सभी के सभी फंड जो है आपके क्या हैं, DFI हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक DFI हैं, जिसमें आपका REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। नाबार्ड तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ही, ये आपका पावर सेक्टर से रिलेटेड है। और IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है। फिर तो इन्होंने थोड़ी सी बात की जो पहले की, मतलब जब हम यहाँ बात करेंगे कि नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि पहले की जनरेशन की जो DFI थी उनको प्रॉब्लम थी फाइनेंस की प्रॉब्लम क्या होती थी, क्योंकि जो रिटेल डिपॉजिट है, जनता जो पैसे जमा करती थी वो बैंकों के पास रहता था और गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी भी नहीं अवेलेबल होती थी ऐसे में लॉन्ग टर्म के लोन के लिए। तो ऐसे में जो हमारे बैंक थे उनके लिए लोन देना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID बिल 2021 जो है लाया गया। ये सीक करता है टू इस्टेब्लिश NABFID एज द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो NABFID जो था वो प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए ही ये बैंक सामने आता है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। इसका काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए लोन देना। 28 मार्च 2021 को जो बिल था वो अप्रूव कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एक एक्ट का रूप ले लेता है। मेरे ख्याल से ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। फिर प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना क्या है इसकी, NABFID एक्ट की प्रस्तावना, यानी कहता क्या है ये एक्ट।
एन एक्ट टू इस्टेब्लिश द NABFID टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स नेसेसरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो ये भाई क्या है, डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए है इंडिया में, साथ ही साथ में ये बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट को भी डेवलप करने में मदद करे, क्योंकि बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट अगर बूम रहेंगी, आगे बढ़ी रहेंगी, तो वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद में DFIs आर सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर सच सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी वेयर द रिस्क इन्वॉल्व आर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो DFI सेटअप किए जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए, और ऐसे सेक्टर को, ऐसे सेगमेंट को, ऐसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को लोन देते हैं जहां पर कमर्शियल बैंक उतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मेट्रो, मैंने बुलेट ट्रेन का एग्जांपल दिया, बुलेट ट्रेन के लिए कमर्शियल बैंक उतना रिस्क लेने को वो राजी नहीं होंगे। ओके, अनलाइक बैंक्स DFI डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ध्यान रखें, ये आम जनता से डिपॉजिट नहीं लेते हैं। DFIs को आम जनता से डिपॉजिट का कोई मतलब नहीं है। ओके, वो कमर्शियल बैंकों के पास ही है। तो ये पैसा कहाँ से लाते हैं, तो दे सोर्स फंड फ्रॉम मार्केट से उठाया जाता है, गवर्नमेंट से लिया जाता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है ना, और गवर्नमेंट गारंटी के थ्रू जो है यहाँ से पैसे उठाए जाते हैं। तरह तरह के तरीके हैं जहाँ से ये पैसे ले सकते हैं। बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NABFID। तो NABFID जो है सेटअप किया गया था एज ए कारपोरेट बॉडी, जिसकी अथराइज शेयर कैपिटल जो है 1 लाख करोड़ रुपए है। NABFID जो है सेटअप की गई कारपोरेट बॉडी के तौर पर, जिसकी अथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपए है। तो ध्यान रखें कितना अथराइज शेयर कैपिटल कितनी है इसकी, NABFID की 1 लाख करोड़ रुपए है। शेयर्स ऑफ NABFID हेल्ड बाई, यानी कि NABFID में किसकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो हिस्सेदारी है इसमें फ्रेंड, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है शेयर इसका, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के पास, सोवरजीन वेल्थ फंड के पास, पेंशन फंड के पास, इंश्योरेंस के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, बैंक के पास, एनी अदर इंस्टीट्यूशन जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। यानी कि कुल मिलाकर के NABFID में इन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस ने, सोवरजीन वेल्थ फंड्स ने, पेंशन फंड ने, इंश्योरेंस ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, बैंक्स ने, इन सब ने अपने पैसे लगा रखे हैं। इनिशियली जब मतलब शुरू हुआ था ये बैंक, तो सेंट्रल बैंक ने 100% हिस्सेदारी लेके रखी हुई थी। 100% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था जब शुरू हुआ था NABFID, लेकिन धीरे धीरे इसको घटा करके जो है 26% लाने का प्लान है। ओके, लाने का प्लान है, हुआ नहीं है, लाने का प्लान ये है कि 26% ले आया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं इसका फंक्शंस क्या क्या हैं। तो एक बार मैं फिर से ये आपको बता दूं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। NABFID जो है एक्ट है जिसको लाया गया उद्देश्य क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करना, फाइनेंस की व्यवस्था करना। NABFID इस्टेब्लिश किया गया था ताकि डेवलपमेंट किया सके लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, साथ ही साथ में बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट को भी डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर है कि DFI जो है सेटअप किए गए थे ताकि लॉन्ग टर्म के फाइनेंस दिए जा सकें इकोनॉमी के ऐसे सेगमेंट या ऐसे सेक्टर को जहां पर अगर लोन दिया जाए कमर्शियल बैंकों द्वारा तो उतना रिस्क लेने की क्षमता कमर्शियल बैंक के अंदर नहीं है। बुलेट ट्रेन का एग्जांपल हो गया, मेट्रो का एग्जांपल हो गया, उतना पैसा ये नहीं दे पाएंगे कमर्शियल बैंक ज़्यादा समय के लिए। दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब प्रॉब्लम है कि हमें रिटर्न इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, हम उतने कम इंटरेस्ट में काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, बैंकों से अलग होता है DFI जो है, पब्लिक से पैसा नहीं लेते हैं, ये पैसा मार्केट से उठाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। इसके अलावा मल्टीलेटरल जो कई देशों में काम करने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनसे लेते हैं, गवर्नमेंट की गारंटी की सहायता से। ठीक है, फिर उसके बाद में NABFID जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उसकी अथराइज जो है शेयर कैपिटल कितनी थी, 1 लाख करोड़। ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है, अथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ है। फ्रेंड ध्यान रखिए, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 1 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें हिस्सेदारी किसकी है अगर हम देखें, हु इज़ द शेयर होल्डर, तो भाई NABFID में शेयर होल्डर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, सोवरजीन वेल्थ फंड है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, अदर एनी अदर इंस्टीट्यूशन, ये सभी के सभी इसके पार्ट हैं। उसके बाद में
इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके पास में 100% हिस्सेदारी थी NABFID की, लेकिन इसको धीरे धीरे समय के साथ में घटा करके 26% कर दिया जाएगा और ये बाकी जो है लोग हैं ये टेक ओवर करेंगे। ठीक है, फंक्शंस में अगर हम बात करें तो NABFID का NABFID है बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। इसके दो उद्देश्य रखे गए हैं, फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विल बी to directly or indirectly lend, invest or attract investment for infrastructure project located entirely or partially in India। तो इनका उद्देश्य होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से लोन देना, इन्वेस्ट करना या लोगों इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो जो है लोन दें ऐसे प्रोजेक्ट को जो इंडिया में फुल्ली या पार्सली लोकेटेड हो। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द सेक्टर्स टू बी कवर्ड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। ठीक है, उसी सेक्टर को ये लोन देंगे। डेवलपमेंटल अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट ऑफ फॉर बॉन्ड लोन एंड डेरिवेटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव में क्या उद्देश्य है कि बॉन्ड लोन और डेरिवेटिव की मार्केट को डेवलप करना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए वहाँ से पैसे अवेलेबल हो सकें। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ NABFID में क्या क्या आता है, एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो लोन्स और एडवांसेस जो है एक्सटेंड करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। टेकिंग ओवर आर रीफाइनेंसिंग सच एग्जिस्टिंग लोन, अगर कोई पहले से लोन है तो उसको टेक ओवर करेंगे या दोबारा से फाइनेंस करेंगे। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इनका काम होगा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करिए। ऑर्गेनाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग फॉरेन पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फॉरेन यानी FDI को भी अट्रैक्ट करने का इनका उद्देश्य रहेगा। फैसिलिटेटिंग निगोशिएशन विथ वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, फैसिलिटेट करेंगे निगोशिएशन डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ में फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में किसी तरीके का डिस्प्यूट है, झगड़ा चल रहा है, तो उसके लिए जो है निगोशिएशन अवेलेबल करवाएंगे, मध्यस्थ का काम करेंगे, साथ ही साथ में कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि सलाह का भी काम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में। ये फ्रेंड्स इनकी फंक्शंस हो गए। फिर है कि सोर्सेस ऑफ फंड क्या है, कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर देखा भाई कि NABFID के दो फंक्शन है, एक फाइनेंशियल है और दूसरा डेवलपमेंटल है। फाइनेंशियल वाले में ये पैसा लोन देते हैं, डेवलपमेंटल वाले में ये बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट को डेवलप करते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से लोन देना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना ताकि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो फुल्ली या पार्सली इंडिया में है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बताएगी, प्रिस्क्राइब करेगी कि कौन कौन से सेक्टर, अभी हमने शायद पहले लेक्चर में ये देख लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में क्या क्या आता है, कनाल सर है ना, कनाल वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें थी। डेवलपमेंट वाले में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव में होता है कि जो मार्केट है बॉन्ड की, लोन्स की या डेरिवेटिव्स की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए उसको डेवलप करना ताकि बॉन्ड की मार्केट, लोन्स की मार्केट और डेरिवेटिव की मार्केट अगर बूम पर रहेगी तो वहाँ से लोन आसानी से मिल जाएगा। फिर है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो भाई पहला लोन देना, एडवांसेस देना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देना, एडवांसेस देना। अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग लोन है तो उसको टेक ओवर करना या रीफाइनेंस करना। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स से, है ना, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे लगाओ। FDI के लिए भी मेहनत करना। ठीक है, उसके बाद में निगोशिएशन फैसिलिटेट करना वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में। अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में तो उसके लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करेंगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। सोर्सेज ऑफ फंड की अगर हम बात करें कि कहाँ से पैसे इनको अवेलेबल होते हैं, तो NABFID, मैं फुल फॉर्म बार बार नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, NABFID समझ लीजिएगा, में रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स आर अदरवाइज बोथ इन इंडियन रुपीज़ एंड फॉरेन करेंसीज आर सिक्योर मनी बाई इशू एंड सेल ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। तो NABFID जो है पैसे कहाँ से इकट्ठा करेगा, लोन ले सकते हैं, ठीक है,
या फिर इंडियन रूपी या फॉरेन करेंसी में जो है लोन लिया जा सकता है, ठीक है, चाहे इंडियन में हो चाहे फॉरेन करेंसी में इंडियन लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे सीपी, सीडी है ना, बॉन्ड, डेरिवेटिव, ये सारे जो है प्रोडक्ट। अब इसमें सीपी सीडी में लिटरल मीनिंग में मत जाएगा कि सीपी इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब ऐसे समझिए कि हाँ इस तरीके का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको इशू करके ये पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। बॉन्ड हो गए, डिवेंचर हो गए, इन सबको इशू करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। पैसे कहाँ कहाँ से उधार लेते हैं ये लोग, बारो कहाँ कहाँ से करते हैं, NABFID बारो मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेते हैं, RBI से उधार लेते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों से उधार लेते हैं, म्यूचुअल फंड से उधार लेते हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से भी ये उधार लेते हैं। ओके, फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ NABFID। तो सोर्सेस ऑफ फंड की मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। सोर्सेस ऑफ फंड में अगर हम देखें तो NABFID मनी रेज करते हैं लोन के रूप में, ठीक है, लोन के रूप में, चाहे इंडियन रुपीज़ में लोन लिया जाए चाहे फॉरेन करेंसी में लोन लिया जाए। उसके बाद में या फिर जो है दूसरा तरीका है कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इशू करके सेल करके भी पैसे का अरेंजमेंट किया जा सकता है। NABFID जो है जो होते हैं वो बारो करते हैं मनी कहाँ कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, बैंकों से जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनसे, म्यूचुअल फंड से, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक, IMF है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से भी पैसे उधार लिए जाते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो भाई यहाँ NABFID को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मैनेज किया जाएगा, जैसे बैंकों को मैनेज करते हैं उसी तरीके से है। NABFID विल बी गवर्न्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो एक चेयरपर्सन होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा RBI से कंसल्ट करके, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। किसको, चेयरपर्सन को। एक ही चेयरपर्सन होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD होंगे, उसके बाद में अप टू 3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। अप टू 3 है मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 3 जो है डिप्टी MD हो सकते हैं। उसके बाद में 2 डायरेक्टर होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और अप टू 3 डायरेक्टर होंगे जो इलेक्टेड बाई शेयर होल्डर्स। अप टू 3 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में फ्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे जैसा स्पेसिफाई किया गया हो। ओके, तो ये इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा गठन हो गया, कैसे कौन कौन रहेगा। उसके बाद में अ बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिकमेंड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। एक जो है एक बॉडी कंस्टिट्यूट की जाएगी, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि रेकमेंड करेगी नामों को कि किसको MD और डिप्टी MD बनाना है। बोर्ड विल अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो ये अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इसको कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन इंटरनल कमेटी। इसको अपॉइंट करने के लिए एक इंटरनल कमेटी बनी होगी, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर बोर्ड द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और इन अक्टूबर 2021 बैंकिंग वेटरन जो थे श्री KB कामत जी थे, वो पहले जो है चेयरपर्सन बने NABFID के। KB कामत, ये देखो NABFID यही 2021 के आसपास की बात है। 2021 अभी 25 चल रहा है, 4-5 साल पहले ही ये सारी कहानी हुई है। तो इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, KB कामत जी थे। कौन थे, KB कामत। सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम यहीं पर बात कर लें तो देखिए ये है सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट्स वर्थ 5,000 करोड़ टू NABFID बाई एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये 2021 में शुरू हुआ है, तो उसके पहले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 5,000 करोड़ रुपए का दान, ग्रांट दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा NABFID को। इसके अलावा गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड गारंटी एट कंसेशनल रेट अप टू 0.1% फॉर बारोइंग फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सोवरजीन वेल्थ फंड एंड अदर फॉरेन फंड। मतलब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इसके अलावा गारंटी देगी, किस बात की, कि आप जो है जो वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से और ये किसी सरकार, विदेशी सरकार से, फॉरेन फंड वगैरह से पैसे उधार ले सकते हैं 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से। उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देगी। अपॉन रिक्वेस्ट बाई NABFID द गवर्नमेंट में गारंटी द बॉन्ड, डिवेंचर एंड लोन इशूड बाई द NABFID। अगर NABFID रिक्वेस्ट करेगा तो गवर्नमेंट जो है गारंटी देगी जो भी बॉन्ड, डिवेंचर या लोन इशू किए जाएंगे NABFID, ताकि जनता को भरोसा रहे कि हाँ ये जो बॉन्ड है डूबेगा नहीं। ठीक है, तो बस NABFID फ्रेंड्स यहीं पर पूरा अपना कवर हो जाता है।
तो हमने यहाँ बात की मैनेजमेंट की कि भाई NABFID को मैनेज कैसे करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहला पद मिलेगा चेयरपर्सन का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा एक, और अप टू 3 डिप्टी मैनेजर होंगे, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही एक कमेटी बनाई जाएगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, और वही जो है रिकमेंड करेंगे कौन MD और कौन डिप्टी MD बनेगा। 2 डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किए जाएंगे। अप टू 3 डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर्स, यानी जिन्होंने शेयर ले रखा है इस बैंक का, वो डिसाइड करेंगे 3 डायरेक्टर के लिए, अप टू 3 डायरेक्टर्स के लिए। और उसके बाद में कुछ जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन वो भी इंटरनल कमेटी की रिकमेंडेशन पर। किस पर? इंटरनल कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ए बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बॉडी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि रिकमेंड करेगी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ MD एंड डिप्टी MD। MD और डिप्टी MD की पोस्ट के लिए रिकमेंडेशन करेगी कौन MD और डिप्टी MD बनेगा, और उसके लिए बॉडी कौन कंस्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। घूम टहल के आप देख रहे होंगे कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वाले, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एन इंटरनल कमेटी। इसके लिए भी एक इंटरनल कमेटी बनेगी। उसके बाद काम की बात ध्यान रखिए, पहले चेयरपर्सन कौन थे NABFID के? तो श्री KB कामत, श्री KB कामत जो है पहले जो है चेयरपर्सन थे इसके NABFID के। फिर सपोर्ट की बात करें, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलेगा इसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 5000 करोड़ का ग्रांट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट NABFID को 5000 करोड़ का ग्रांट देगी, दान देगी। उसके अलावा गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करेगी कि जो NABFID है वो 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में अप टू, है ना, अप टू 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लोन ले सकता है। कहाँ से? मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, सोवरजीन वेल्थ फंड से, और अदर फॉरेन फंड से, ठीक है। मतलब कहने का जैसे नाबार्ड कह रहा हूँ, सॉरी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, IMF हो गया, इन सब से भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद NABFID अगर रिक्वेस्ट करेगी तो गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करेगी, जो भी बॉन्ड, डिवेंचर या लोन्स इशू किए जाएंगे NABFID द्वारा, उसके लिए गारंटी गवर्नमेंट की दी जाएगी, ठीक है। तो बस NABFID के बारे में बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कोई है तो NABFID ही है। तो होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक वगैरह कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।